पंचायती राज की विचारधारा हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। इसे वैदिक काल से भारत में गांवों की प्रशासन की बुनियादी इकाई के रूप में देखा जाता रहा है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण आर्थिक विकास के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत से विकास के कार्य में स्थानीय समुदायों को शामिल करने की आवश्यकता महसूस हुई। बाद में यह महसूस किया गया कि स्थानीय विकास कार्यक्रम जन कार्यक्रम के स्थान पर सरकारी कार्यक्रम बनता जा रहा है। यह भी अनुभव किया गया कि जब तक कि योजनाएं स्वयं बनने और लागू करने का अवसर जन सामान्य को नहीं मिलता, तब तक विकास का कार्य सफलतापूर्वक नहीं चल सकता। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर 1957 में श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में सामुदायिक विकास का अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसने 1958 में 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया। इसने क्या कहा? समिति ने बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित हुई। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इस प्रकार 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में 3 स्तरीय पंचायत राज प्रणाली का शुभारंभ किया। इसके तहत हरियाणा, जब पंजाब का हिस्सा था, में 3 स्तरीय पंचायत राज प्रणाली 1961 में लागू की गई। हरियाणा में कब लागू हुई? 1961 में। भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने पंचायत राज को मजबूत बनाने के लिए देहात के सभी वर्गों के लोगों के विकास कार्यों में भागीदारी के महत्व को समझा। तो राजीव गांधी जी ने समझा कि गांव के सभी लोगों का विकास कार्यों में भागीदार बनाना चाहिए। उनकी यह धारणा थी कि भारत जैसे ग्रामीण बहुल्य देश में जब तक सत्ता में ग्रामीण लोगों की भागीदारी नहीं होगी, तब तक विकास का अर्थ आम आदमी के लिए बेईमानी है। और जब तक गांव में पंचायतों को ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती और गांव में रहने वालों को उनके अपने ही विकास कार्यों में भागीदार नहीं बनाया जाता, तब तक पंचायती राज संस्थाओं को बुनियादी तौर पर मजबूत नहीं किया जा सकता। जिस संस्था के जरिए जनता को विकास में भागीदार बनाया जा सकता है, वह है पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था? 73rd अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया। संविधान की 11वीं अनुसूची में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाने में पंचायतों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई। विकास योजनाओं को लागू करने का मुख्य दायित्व पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा गया। हरियाणा सरकार ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुरूप 22 अप्रैल 1994 को एक नया हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 लागू कर दिया। हरियाणा सरकार ने नए अधिनियम के अनुसार सभी तीनों स्तरों पर दिसंबर 1994 में चुनाव करा के 16/1/95 यानी 16 जनवरी 1995 को सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ दिलवाई। हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित ब्यौरा इस प्रकार है। राज्य में कुल गांव हैं 7067 यानी 7067 7067। कुल ग्राम 5958, कुल सरपंच 5958, जिसमें सामान्य वर्ग के सरपंच यानी पुरुष सामान्य वर्ग के सरपंच हैं 3178, 3178। सामान्य वर्ग की महिला सरपंच हैं 1589। अनुसूचित जाति के सरपंच पुरुष हैं 794। अनुसूचित जाति की महिला सरपंच हैं 397। कुल पंच अनुसूचित जाति के पंच पुरुष हैं 7923। अनुसूचित जाति की महिला पंच 3891।
पिछड़ा वर्ग की पंच 5626 पिछड़ा जाति के पंच। सामान्य वर्ग के पंच 22,682। सामान्य वर्ग की महिला पंच 14,067। कुल पंचायत समितियां या विकास खंड हैं 110। पंचायत समिति सदस्य हैं 2418 यानी 2418। जिला परिषद हैं, ये चेक कर लेंगे। जिला परिषद सदस्य हैं 303। जिला परिषद 16 है। जिला परिषद सदस्य 303। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की मुख्य विशेषताएं: 3 स्तरीय प्रणाली, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ग्राम पंचायत की स्थापना कम से कम 500 या उससे अधिक जनसंख्या वाले एरिया में जो है पंचायत गठित की व्यवस्था है, जिसमें जनसंख्या 500 या उससे ज़्यादा है, परंतु 500 से कम जनसंख्या वाले में सरकार चाहे तो ढील दे सकती है। पंचों की संख्या कितनी? कम से कम 6 और अधिक से अधिक 20। सरपंच का पद अलग से होगा। एक उप सरपंच के पद की व्यवस्था की गई है, जो निर्वाचित पंचों में से चुना जाएगा। पंचायत समिति की स्थापना कम से कम 10 और अधिक से अधिक 30 सदस्य हो सकते हैं पंचायत समिति में। जिला परिषद की स्थापना जिला परिषद की जनसंख्या के आधार पर यानी जिले की जनसंख्या के आधार पर कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 30। वार्ड बनाना। चुनाव के उद्देश्य के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद क्षेत्र में अलग अलग वार्ड बनाने की व्यवस्था है। सीधा चुनाव। वार्डों के मतदाताओं द्वारा सरपंचों, पंचों, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों को सीधे चुनाव से चुना जाएगा। अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षण प्रत्येक स्तर पर संबंधित क्षेत्र की जनसंख्या में उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व देकर सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी। महिलाओं के लिए आरक्षण। महिलाओं को, जिसमें अनुसूचित जाति की महिलाएं भी शामिल है, प्रत्येक स्तर पर कुल पदों के 1/3 यानी 1/3 प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। आरक्षित सीटों का प्रावधान प्रत्येक दशक जनगणना के बाद पुनः समीक्षा की जाएगी। कितनी सीटें रिजर्व रखी जाएं, तो जनसंख्या के आधार पर। सरपंच, अध्यक्ष, प्रधान पद के लिए आरक्षण। अनुसूचित जाति को उनकी जनसंख्या के आधार पर सरपंच, अध्यक्ष, प्रधान पद के लिए प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और महिलाओं को भी ऐसे पदों के लिए 1/3 से कम प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। विधायकों और सांसदों को प्रतिनिधित्व। पंचायत समिति से संबंधित विधायकों और जिला परिषदों में संबंधित सांसदों और विधायकों को पदेन सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। पदेन सदस्यों को अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा प्रधान एवं उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव तथा उनके निर्वाचन को छोड़कर समस्त कार्यवाही में मत देने का अधिकार होगा। पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षण। जिस ग्राम पंचायत में 2% या उससे अधिक पिछड़े वर्ग की जनसंख्या हो, वहां पर एक सीट आरक्षित की जाएगी। प्रत्येक पंचायत समिति तथा जिला परिषद पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्तियों के लिए एक सीट पिछड़ा वर्ग की अधिकतम जनसंख्या वाले वार्डों में आरक्षित की जाएगी। 2 से अधिक बच्चे होने पर अयोग्यता। जिसके 2 से अधिक बच्चे हैं परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ से 1 वर्ष की समाप्ति पर या तब तक 2 से अधिक बच्चे रखने वाले व्यक्ति अयोग्य नहीं समझे जाएंगे। पंचायती राज संस्थाओं की अवधि। ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों के कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष होगी और यदि उन्हें भंग किया जाता है तो उनका चुनाव 6 महीने के अंदर अंदर करवाया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम। पंचायत सरपंचों और पंचों को खंड स्तर पर, पंचायत समिति के सदस्यों और उपाध्यक्षों को जिला स्तर पर, पंचायत समिति के
अध्यक्षों और जिला परिषदों के प्रधानों तथा सदस्यों के, यानी जिला परिषद के जो प्रधान है और सदस्य हैं उनके प्रशिक्षण देने की व्यवस्था हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी में की गई है। पंचायती राज अधिनियम, ग्राम सभा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की धारा 11। तो धारा 11 में क्या लिखा है? पंचायती राज अधिनियम ग्राम सभा के बारे में है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का गांव का हर व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो ग्राम सभा का सदस्य होगा। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में 2 बार बुलानी आवश्यक है। एक सावन की बैठक 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक और दूसरी हाड़ी की बैठक 1 मई से 30 जून तक। ग्राम सभा की बैठक में कोरम, ग्राम सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10 भाग उपस्थित होना जरूरी है। यदि पहली बैठक में पूरा नहीं होता तो दूसरी बैठक में जो स्थगित की गई है 1/20 भाग कोरम होगा। बैठक का नोटिस, ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक 15 दिन पहले नोटिस जारी करके या मुनियादी करवा के बुलाई जाएगी। ग्राम सभा की बैठक ना बुलाने का परिणाम, यदि कोई सरपंच पंचायत द्वारा निश्चित तिथि पर ग्राम सभा की लगातार 2 बैठकें नहीं बुलाता तो वह स्वयं सरपंच पद से हटा हुआ माना जाएगा। इसलिए सरपंच के लिए उचित होगा कि वह पंचायत द्वारा ग्राम सभा की बैठकें निश्चित अवधि में कराए। ग्राम सभा की शक्तियाँ एवं कार्य ये दिए गए हैं सेक्शन 12 धारा 12 में। क्या शक्तियाँ हैं ग्राम सभा के पास? यह अपनी सावनी बैठक में ग्राम पंचायत द्वारा किए गए बजट तथा आगामी विकास कार्यक्रम व योजनाओं पर विचार करेगी तथा हाड़ी बैठक में विकास योजनाओं की सामान्य प्रगति पर विचार करेगी। सेकंड, यह पिछले वित्त वर्ष से संबंधित पंचायत की वास्तविक आय और व्यय पर विचार करेगी। थर्ड, यह ग्राम पंचायत की वर्तमान स्कीमों और सभी प्रकार के कार्यों पर विचार करेगी और उनकी जांच करेगी। फोर्थ, ग्राम पंचायत द्वारा पूरे किए गए कार्यों की जांच करेगी। 5, ग्राम पंचायत के सरपंच पंचों से आमदनी व खर्च आदि के लिए प्रश्न पूछ सकती है। 6, यह स्कीमों के स्थानों तथा निर्माण कार्यों का पता लगाएगी। 7, यह लेखा परीक्षण रिपोर्ट और उसके अनुपालन पर विचार करेगी। 8, ये ग्राम पंचायत में हर प्रकार के निर्णय कार्य की प्रगति रिपोर्ट पर विचार करेगी। ग्राम पंचायत की बैठक का ढंग, यह है सेक्शन 13 में धारा 13 के अंदर है। ग्राम पंचायत की बैठक का ढंग, 1 मास में कितनी बैठक? ग्राम पंचायत की बैठक 1 महीने में कम से कम 2 बार बुलाई जाएगी। यह बैठक सरपंच द्वारा या उसका पद खाली होने के दौरान उप सरपंच या ग्राम सचिव द्वारा सार्वजनिक स्थान पर बुलाई जाएगी। कितने दिन पहले एजेंडा भेजा जाएगा? प्रत्येक पंच के पास कम से कम 3 दिन पहले बैठक का एजेंडा भेजना जरूरी है। निर्णय, सभी निर्णय बहुमत से किए जाएंगे, परंतु मत बराबर होने की अवस्था में अध्यक्ष को एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। बैठकों में भाग न लेने पर पंच को हटाया जाना। यदि कोई पंच पंचायत से बिना छुट्टी या आज्ञा लिए लगातार 5 बैठकों में गैर हाजिर रहता है तो उसको पद से हटाया जा सकता है। ग्राम सचिव के कर्तव्य सेक्शन 15 में दिए गए हैं। ग्राम सचिव के कर्तव्य हैं धारा 15। सरपंच की देखरेख में ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड तैयार करेगा और सरपंच को ग्राम पंचायत का कार्य चलाने और उसके कर्तव्य निभाने में सहायता देगा। नंबर 2, ग्राम पंचायत के सदस्यों को कार्यपालन में सहायता करेगा। नंबर 3, कार्यवाही पुस्तक में प्रस्ताव लिखने के बाद ग्राम सचिव उसमें अपने हस्ताक्षर करेगा।
नंबर 4, ऑडिट रिपोर्ट का उत्तर तैयार करेगा और ग्राम सभा के अनुमोदन के बाद उसे खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को भेजेगा। नंबर 5, पंचायतों द्वारा पास किए गए प्रस्तावों का रिकॉर्ड तैयार करना और उन प्रस्तावों की पालना करना। नंबर 6, सरपंच की अनुमति के पश्चात पंचायत की बैठक के लिए नोटिस तथा एजेंडा इत्यादि तैयार करना तथा ग्राम पंचायत के सदस्यों को उसके बारे में सूचित करना। नंबर 7, सरपंच की नियुक्ति में ग्राम सभा की हाड़ी और सावनी की बैठक का नोटिस तथा एजेंडा तैयार करना तथा उसको ग्राम सभा के सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित करना। पंचायत का वार्षिक बजट तैयार करना और उसको ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत करना। आय और व्यय के हिसाब किताब का चिट्ठा बनाकर ग्राम सभा की सावनी की मीटिंग में प्रस्तुत करना। पंचायत की अचल और चल संपत्ति का रिकॉर्ड तैयार करना तथा उसके दुरुपयोग के बारे में रिपोर्ट करना। सरपंच की निगरानी में पंचायत के रिकॉर्ड तथा संपत्ति का हिसाब किताब रखना। पंचायत की ओर से नियमानुसार आय वसूल करना, आयकर। पंचायत की ओर से नियमानुसार आय वसूल करना। नंबर 10, धारा 24, 25 और 27 के अधीन नोटिस और जर्नल आदेश पंचायत की स्वीकृति से तैयार करना और उनको सूचना देना। पंचायत द्वारा निपटाए गए केसों का रिकॉर्ड रूम में जमा करना। नेक्स्ट है 11, राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा दिए गए आदेशानुसार अभियान तथा उत्सव इत्यादि के लिए गांव वासियों के सहयोग से प्रबंध करना। संबंधित पंचायत समिति एवं जिला परिषद से तालमेल करना। पंचायत द्वारा भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए धारा 22 के अधीन उप समितियों को बनाना और उनके प्रशासनिक कर्तव्यों में सुविधा देना। पंचायतों एवं विस्तार अधिकारियों से में तालमेल रखना। पंचायतों द्वारा की गई अन्य प्रगति की रिपोर्ट मासिक या वार्षिक समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारियों को भेजना। ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायत अधिकारियों जैसे समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारियों, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों और जिला विकास और पंचायत अधिकारियों द्वारा बुलाई गई मीटिंग एवं सेमिनार इत्यादि में वांछित सूचना सहित उपस्थित होना। समाज शिक्षा और पंचायत अधिकारी एवं खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी द्वारा निर्धारित की गई अन्य ड्यूटियों का पालन करना। प्रत्येक पंचायत के लिए कार्यालय स्थापित करना और सरपंच की अनुमति से प्रबंध करना। विकास विभाग के नियमानुसार पंचों एवं ग्राम सभा एवं कृषकों की मीटिंग करना। सरकार द्वारा भिन्न विभागों में आए हुए पत्रों, प्रोग्रामों व पॉलिसियों के बारे में पंचायत एवं ग्राम सभा के सदस्यों को अवगत करवा कर सहयोग तथा योगदान प्राप्त करना। 21, समस्त निर्णय कार्यों को कार्यान्वित करना और प्रत्येक कार्य की प्रगति पर नज़र रखना और उसके बारे में पंचायत तथा अधिकारियों को प्रगति से अवगत करवाना। नेक्स्ट, पंचायतों के विकास कार्यों के लिए ईंटें, सीमेंट इत्यादि सामग्री प्राप्त करने के लिए आवश्यक पाग उठाना और इस सामग्री का स्टॉक रजिस्टर में इंदराज करना यानी कि एंटर करना। नेक्स्ट है 22, श्यामलात भूमि का पूरा रिकॉर्ड रखना। श्यामलात भूमि का पूरा रिकॉर्ड रखना और नाजायज कब्जों को छुड़वाना और निसंधि पूर्ण डिग्रियों को तुड़वाने के लिए कार्यवाही करेगा। अब ऊपर है श्यामलात भूमि। तो श्यामलात भूमि पंजाब विलय कामलैंड्स
रेगुलेशन एक्ट 1961 के अधीन पंचायत की आमदनी बढ़ाने के लिए जो भूमि पंचायत के नियंत्रण में दी गई है, भूमि फर्द इत्यादि लेकर शामलात भूमि का पूरा रिकॉर्ड तैयार करना। पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स रेगुलेशन एक्ट है 1961। तो इसमें पंचायत की आमदनी बढ़ाने के लिए जो भूमि पंचायत के नियंत्रण में दी गई है, उस भूमि की फर्द इत्यादि का लेकर शामलात भूमि में पूरा उसका रिकॉर्ड तैयार करना। सेकंड, कृषि योग्य भूमि को समय पर पंचायत की स्वीकृति से पट्टे पर देना। किसी भी पट्टेदार को अधिक भूमि न देना। प्रत्येक पट्टेदार की अपनी निजी भूमि और पंचायत की पट्टे पर ली गई भूमि को मिलाकर 10 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए प्रत्येक पंचायत की शामलात की भूमि का 30% भाग आरक्षित करना और इस भूमि को पट्टे पर देना। जहाँ कहीं पंचायत की शामलात भूमि का उचित प्रबंध न हो सके तो उस भूमि को सरकारी नियंत्रण में लेने के लिए अधिकारियों को पूरा केस बनाकर प्रस्तुत करना। अनाधिकृत कब्जों को छुड़ाने के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के माध्यम से कार्यवाही करना और उपमंडल अधिकारी से इन केसों का समरी ट्रायल के तौर पर निपटारा कराना। जिन पट्टेदारों की ओर से पट्टे की रकम बकाया हो, उस राशि को भी वसूल करने का प्रबंध खंड विकास और पंचायत अधिकारी के माध्यम से करना। वित्तीय तथा कराधान कार्य सरकार की अनुमति से विशेष कर लगाने में पंचायत को सहयोग देना। गृह कर की वसूली बारे में सूची तैयार करना और आपत्तियों को पंचायतों द्वारा सुने जाने के बाद अंतिम सूची तैयार करना तथा टैक्स न देने वालों की अलग सूची तैयार करना और बकाया राशि को खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी के माध्यम से भू राजस्व के रूप में वसूल करना। आपातकालीन स्थिति में तथा प्राकृतिक प्रकोप का सामना करने के लिए जन शिविर आयोजित करना, जैसे कि टिड्डी दल, बाढ़, अकाल और बीमारियां आदि। तो इनके लिए जन शिविर आयोजित करना है ग्राम सचिव का कार्य। पंचायतों के ऑडिट नोट का समय पर उत्तर भेजना और अनऑडिट प्रति तैयार करना। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 17, प्रस्ताव का संशोधन तथा रद्द करना। ग्राम पंचायत के पंचों की कुल संख्या के 3/4 बहुमत के बिना कोई भी प्रस्ताव 3 महीने के भीतर संशोधित, रद्द अथवा परिवर्तित नहीं किया जाएगा। पंचायत के रिकॉर्ड तथा संपत्ति की संभाल तथा सौंपने की जिम्मेवारी। चल और अचल संपत्ति की देखरेख धारा 18 में पंचायत के सभी रिकॉर्ड, उनकी चल अचल संपत्ति सरपंच की देखरेख में रखी जाएगी और उसकी अनुपस्थिति में उप सरपंच की देखरेख में रखी जाएगी। चुनाव से पहले रिकॉर्ड सौंपना। निर्वाचन कार्यक्रम के प्रकाश के 7 दिन के पहले पंचायत का रिकॉर्ड तथा अन्य संपत्ति सरपंच या उप सरपंच से समाज शिक्षा तथा पंचायत अधिकारी अथवा ग्राम सचिव को सौंपी जाएगी। वह ग्राम पंचायत रिकॉर्ड व संपत्ति को रखेगा और उससे नए चुने गए सरपंच जैसी भी स्थितियों को पहली बैठक में सौंप देगा। तो ये धारा 17 और 18। धारा 19 क्या कहती है? सरपंच और उप सरपंच के अधिकार एवं कार्य। सरपंच के पास नंबर 1 ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाएगा। नंबर 2 ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता करेगा। नंबर 3 ग्राम पंचायत के कार्यकारी तथा वित्तीय प्रशासन के लिए जिम्मेदार होगा।
पंचायत के कर्मचारियों पर नियंत्रण, ग्राम पंचायत के कर्मचारियों के कार्यों पर प्रशासनिक निगरानी एवं नियंत्रण रखेगा। इस अधिनियम के अधीन ग्राम पंचायत द्वारा दिए गए अधिकारों व सौंपे गए कार्यों के लिए को निभाएगा। उप सरपंच सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और उनको नियमित रूप से चलाएगा। सरपंच की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो सरपंच ने उसे समय समय पर सौंपे हों। ग्राम पंचायत के विकास एवं प्रशासकीय कार्य। ग्राम पंचायतों के विकास के और प्रशासकीय कार्य दिए गए हैं धारा 21 के अंदर। पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना, नंबर 1। नंबर 2, वार्षिक बजट तैयार करना तथा उसे विचार के लिए ग्राम सभा की सावनी बैठक में प्रस्तुत करना। सार्वजनिक स्थानों पर नाजायज कब्जे जो हैं उनको हटाना। सामुदायिक कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अंशदान आयोजित करना। गाँव के संबंध में आवश्यक आंकड़े तैयार करना। कृषि और बागवानी का विकास और प्रोत्साहन। बंजर भूमियों का विकास। चारगाह के लिए भूमि का विकास। पशु मुर्गी पालन और अन्य पशुधन में सुधार। मछली पालन का विकास। सामाजिक वानिकी का विकास। पीने के पानी का प्रबंध। बायोगैस प्लांट का विकास। चूल्हों का प्रचार। गरीबी दूर करने हेतु उससे संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी देना। गरीबी हटाओ कार्यक्रम के अधीन ग्राम सभाओं के जरिए लाभकर्ताओं का चुनाव। प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहन और सार्वजनिक चेतना। स्कूलों में विद्यार्थियों की हाजिरी बढ़ाना। साक्षरता को प्रोत्साहन देना। गाँवों में पुस्तकालय तथा वाचनालय का प्रबंध। सार्वजनिक शौचालय का निर्माण तथा रखरखाव। सार्वजनिक गलियों नालियों कुओं की सफाई। परिवार कल्याण कार्यक्रम को लागू करना। महिला एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना। तो ये कार्य हैं ग्राम पंचायतों के धारा 21 में। उसके बाद 24 काम भी है इनका, वृद्ध और विधवा पेंशन स्कीम को लागू करने में सहायता देना। कमजोर वर्गों के कल्याण से संबंध में सार्वजनिक चेतना तथा प्रोत्साहन देना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने में सहायता करना। आवश्यक वस्तुओं के वितरण में सार्वजनिक चेतना तथा प्रोत्साहन देना। सार्वजनिक पार्क तथा खेल के मैदान की स्थापना करना। सार्वजनिक स्थानों में खाद के गड्ढों के लिए स्थान निश्चित करना। उसके बाद है धारा 22, उप समितियाँ तथा स्थानीय समितियाँ। ग्राम पंचायत कम से कम कितनी समितियों का गठन करेगी? तो ग्राम पंचायत 3 समितियों का गठन करेगी। कितनी समितियाँ? 3 समितियाँ। उनके कार्य इस प्रकार होंगे। उत्पादन उप समिति जिसका अध्यक्ष सरपंच होगा। सामाजिक न्याय उप समिति जिसका अध्यक्ष उप सरपंच होगा। सुख सुविधा उप समिति जिसका अध्यक्ष सरपंच होगा। तो उत्पादन उप समिति और सुख सुविधा उप समिति का अध्यक्ष तो सरपंच है और सामाजिक न्याय उप समिति का जो सरपंच है वो है उप सरपंच। धारा 22, उप समितियों में कम से कम कितने सदस्य होंगे? प्रत्येक उप समिति में कम से कम 5 सदस्य होंगे। उप समिति के कार्य कृषि उत्पादन, पशुपालन। उत्पादन जो उप समिति बनाई है वो क्या करेगी? कृषि उत्पादन, पशुपालन, ग्राम उद्योग, गरीबी हटाओ कार्यक्रम। सामाजिक उप न्याय समिति, सामाजिक न्याय उप समिति जो बनाई है अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्गों, अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलों और अन्य हितों को प्रोत्साहन देना। ऐसी जातियों और वर्गों का सामाजिक न्याय तथा किसी भी प्रकार से शोषण न हो उसके लिए संरक्षण देना। महिलाओं और शिशु कल्याण को प्रोत्साहन देना। सुख सुविधा उप समिति शिक्षा, जन स्वास्थ्य, सार्वजनिक निर्माण और अन्य कार्य करेगी।
सामाजिक न्याय उप समिति में कम से कम एक महिला तथा अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए जाना आवश्यक है। सामाजिक न्याय उप समिति में कम से कम एक महिला सदस्य तथा एक अनुसूचित जाति का सदस्य शामिल अवश्य होगा। क्या इन समितियों में और भी सदस्य शामिल किए जा सकते हैं? प्रत्येक समिति किसान क्लब, महिला मंडल, युवा मंडल, दूसरी इस प्रकार की संस्थाओं के सदस्यों को शामिल कर सकेगी। उत्पादन उप समिति में सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जा सकेगा। छोटे कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के बारे में जांच और रिपोर्ट करने का अधिकार धारा 29 में है। ग्राम पंचायत किन कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की रिपोर्ट किसको करेगी? किसी भी व्यक्ति द्वारा ग्राम पंचायत की शिकायत किए जाने पर किसी सेवादार, चौकीदार, पटवारी, नहर ओवरसियर, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, हेड कांस्टेबल तथा अन्य ग्राम स्तर के सरकारी कर्मचारियों को अपने पद का दुरुपयोग करते हुए दुर्व्यवहार करते हैं, ग्राम पंचायत उस विषय पर जांच कर सकती है और अपनी रिपोर्ट उच्च अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत कर सकती है। वह अधिकारी उस कार्यवाही के परिणाम की सूचना ग्राम पंचायत को देगा। गलियों के नाम रखने और भवनों पर नंबर लगाने का अधिकार ये है सेक्शन 35 में। ग्राम पंचायत किसी गली का नाम जो वह उचित समझे रख सकती है और भवनों पर नंबर लगा सकती है सेक्शन 35 में। ये है स्कूलों और अस्पतालों, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल या औषधालयों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता करना, ये है सेक्शन 37 धारा 37। पंचायत ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो निर्धारित की जाएं अपने क्षेत्र में अथवा उसके नज़दीक शिक्षा संबंधी संस्थाओं, हॉस्पिटल्स, औषधालयों को सुचारू रूप से चलाने एवं सुधार करने के लिए सहयोग देगी। ग्राम पंचायत की आमदनी के साधन सेक्शन 40 सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी से प्राप्त अनुदान, सभी प्रकार के कर, उपकर, जुर्माना, फीस जो इस अधिनियम में दिए गए हैं, ग्राम पंचायत के कर्मचारियों द्वारा इकट्ठा की गई कूड़ा या गोबर से आया, मछली पालन से आए, श्यामलात भूमि से आए। तो ये था सेक्शन 40। फिर उसके बाद है बजट। प्रत्येक ग्राम पंचायत आमदनी और खर्च का ब्यौरा तैयार करेगी सेक्शन 43। बजट की प्रति कार्यालय में रखना। ग्राम सभा की सावन की बैठक में विचार किए गए बजट की प्रति अपने कार्यालय में रखेगी। ग्राम पंचायत की कार्यवाही को निलंबित करने का अधिकार धारा 47 सेक्शन 47। जिला विकास तथा पंचायत अधिकारी या उपमंडल अधिकारी लिखित आदेश द्वारा ग्राम पंचायत के किसी प्रस्ताव या आदेश को निलंबित कर सकता है या कार्य पर रोक लगा सकता है। जिला विकास तथा पंचायत अधिकारी या उपमंडल अधिकारी जैसी भी स्थिति हो अपना आदेश विवरण सहित निदेशक को भेजेगा जो इसकी पुष्टि, परिवर्तन या रद्द कर सकता है। तो डायरेक्टर चाहे तो इसकी पुष्टि कर दे, परिवर्तन कर दे या रद्द कर दे। सरपंचों, उपसरपंचों तथा पंचों का निलंबन या हटाया जाना सेक्शन 51। निर्देशक या उपायुक्त सरपंच, उपसरपंच या पंचों को निम्न बातों के बारे में निलंबित कर सकता है। तो जिन कारण से सरपंच या
पंच हटाए जा सकते हैं, उन कारणों में से पहला निलंबित किया जा सकता है। पहले निलंबित किया जा सकता है। यदि सरपंच या उप सरपंच दोनों निलंबित हों तो ग्राम सभा में बहुमत रखने वाले पंच को रिकॉर्ड सौंपा जाएगा। नैतिक दुराचरण करने वाले मामले को छोड़कर किसी भी सरपंच, उप सरपंच या पंच को 6 महीने से अधिक निलंबित नहीं रखा जाएगा। सरपंच, उप सरपंच और पंच की जिम्मेदारी है। सेक्शन 53 में धारा 53 में ग्राम पंचायत का प्रत्येक सरपंच, उप सरपंच ग्राम पंचायत से संबंधित ग्राम फंड अथवा संपत्ति की हानि या दुरुपयोग के लिए जिम्मेदार होगा। नंबर 2, संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत के आवेदन पर या अन्यथा सरपंच, उप सरपंच द्वारा हुई हानि या दुरुपयोग के संबंध में लिखित आदेश द्वारा निर्धारित करेगा और उसकी वसूली के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। नंबर 3, दुखित व्यक्ति 1 मास के भीतर निदेशक को आदेश कर सकता है। नंबर 4, सरकार किसी भी समय या स्वयं प्रेरणा से या आदेश की तिथि के 60 दिन के भीतर ऐसी कार्यवाही का रिकॉर्ड मंगवा सकती है और निदेशक के फैसले पर ऐसा आदेश कर सकती है जो उचित समझे। नेक्स्ट, संपत्ति की हानि पर तावान डालना। सेक्शन 54, कोई व्यक्ति जो किसी खड़ंजे, नाली, सार्वजनिक मार्ग, बाड़, दीवार या खंबा, नल या ग्राम पंचायत की अन्य संपत्ति को हटाता है, बिगाड़ता है या कोई परिवर्तन करता है या ग्राम पंचायत की संपत्ति का नुकसान पहुंचाता है या ग्राम पंचायत की भूमि में बिना ग्राम पंचायत की स्वीकृति के दखल अंदाजी करता है तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है और ऐसे व्यक्ति से ग्राम पंचायत को हुई हानि के बराबर नुकसान वसूल किया जाएगा। खंड विकास और पंचायत अधिकारी ऐसी पहुंचाई गई हानि की राशि का निर्धारण करेंगे। अपील, उपरोक्त आदेश से दुखित व्यक्ति 30 दिन के भीतर पंचायत निदेशक को अपनी अपील कर सकता है जिसका फैसला अंतिम होगा। तो ये था सेक्शन 54, सरपंच, उप सरपंच की पदावधि तथा सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। ये है सेक्शन 10। सरपंच या उप सरपंच की पदावधि 5 वर्ष होगी। सरपंच का हटाया जाना, सरपंच ग्राम सभा की विशेष बैठक में जिसमें सभा में कम से कम 50% सदस्य उपस्थित हों, ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु ऐसी बैठक तब तक नहीं बुलाई जाएगी जब तक कि पंचों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा उपरोक्त कार्य के लिए निवेदन नहीं किया जाता। तो कम से कम 2/3 पंच अगर कहेंगे कि हाँ ऐसी बैठक बुलानी है तभी बुलाई जा सकती है सरपंच को हटाने के लिए बैठक। उप सरपंच का हटाया जाना, कोई उप सरपंच निर्धारित अधिकारी द्वारा बुलाई गई ग्राम पंचायत की विशेष बैठकों में पंचों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा उसको हटाया जा सकता है, परंतु ऐसी बैठक तब तक नहीं बुलाई जाएगी जब तक कुल पंचों में से कितने 1/2 यानी 50% बहुमत आवेदन नहीं करते। तो सरपंच को हटाने के लिए 2/3 पंच और उप सरपंच को हटाने के लिए 50% यानी 1/2 पंच आवेदन करते हैं तो उसके बाद बैठक बुलाई जाती है। उसके बाद है पंचायत समिति, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कार्य।
पंचायत समिति में अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा, तो उनके कार्य दिए हैं सेक्शन 61 में। अध्यक्ष के क्या काम है? नंबर 1, पंचायत समिति की बैठक बुलाएगा, अध्यक्षता करेगा, संचालन करेगा। नंबर 2, पंचायत समिति के रिपोर्ट को किसी भी समय देख सकता है। नंबर 3, इस नियम द्वारा जो भी कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी जाए करेगा। नंबर 4, पंचायत समिति के वित्तीय एवं कार्यकारी प्रशासन की देखरेख करेगा। नंबर 5, पंचायत समिति तथा उसके किसी समिति के प्रस्ताव एवं निर्णय को लागू करने के लिए एवं पंचायत अधिकारी के लिए प्रशासनिक निगरानी का प्रयोग करेगा। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष द्वारा समय समय पर सौंपे गए कार्यों तथा अधिकारों का प्रयोग करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान अध्यक्ष के अधिकारों का प्रयोग करेगा तथा कर्तव्यों का पालन करेगा। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का कार्यकाल ये दिया गया है सेक्शन 62 में। पंचायत समिति के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का हटाया जाना सेक्शन 62। पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा विहित रीति से आयोजित किसी बैठक में अपने निर्वाचित सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को हटाया जाएगा, परंतु अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जैसी भी स्थिति हो के निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि के 1 वर्ष से पहले ऐसी कोई बैठक नहीं बुलाई जाएगी। अवकाश एवं अनुपस्थिति सेक्शन 63। किसी भी पंचायत समिति का सदस्य पंचायत समिति से अवकाश लिए बिना उसकी लगातार 4 बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और उसका पद रिक्त समझा जाएगा। तो किसी भी पंचायत समिति का सदस्य पंचायत समिति से अवकाश लिए बिना कितनी लगातार 4 बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और उसका पद खाली समझा जाएगा। उसके बाद है पंचायत समिति का कार्यकारी अधिकारी सेक्शन 65। प्रशासकीय नियंत्रण, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी पंचायत समिति का पदेन कार्यकारी अधिकारी होगा और अध्यक्ष के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन होगा। पंचायत समिति की बैठकें सेक्शन 66। पंचायत समिति 1 वर्ष में कम से कम 6 बार बैठक आयोजित करेगी। 2 बैठक के बीच 2 मास से अधिक की समय अवधि 2 मास से अधिक समय नहीं दिया जाएगा। साधारण तथा विशेष बैठक सेक्शन 67। पंचायत समिति 2 प्रकार की बैठकें आयोजित कर सकती है, साधारण एवं विशेष। साधारण बैठक का एजेंडा कम से कम 10 दिन पहले और विशेष बैठक का एजेंडा पूरे 4 दिन पहले पंचायत समिति के प्रत्येक सदस्य को भेजा जाएगा। धारा 60 तथा 62 में होने वाली बैठक को छोड़कर सभी बैठकों की तिथियां अध्यक्ष द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा निश्चित की जाएंगी। कोरम सेक्शन 68। पंचायत समिति का कार्य चलाने के लिए कोरम साधारण बैठक में 1/3 और विशेष बैठक में आधी संख्या यानी 50% में मेंबर अगर हैं तो कोरम यानी गणपूर्ति मानी जाएगी। बैठक की अध्यक्षता सेक्शन 71। पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए पहली बैठक को छोड़कर बाकी बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, और यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो उनके सदस्यों में से जिसे उपस्थित सदस्य निर्वाचित करें वही अध्यक्षता करेगा। कार्यकारी अधिकारी के अधिकार सेक्शन 79। पंचायत समिति के प्रस्तावों को लागू करेगा। पंचायत समिति के प्रस्तावों को लागू करने की प्रगति के संबंध में समय समय पर रिपोर्ट देगा।
जिस कार्य के लिए पंचायत समिति कार्यकारी अधिकारी को समय समय पर सूचना और रिपोर्ट देगा। समय समय पर लिखित रूप से आदेश करती है तो उसकी सूचना करेगा। नेक्स्ट है पॉइंट 4, अनुसूची नंबर 2 में दिए गए कार्यों को करेगा, जो इस प्रकार हैं। तो कंटिन्यू करेंगे पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी के कार्यों को नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।